शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से और पूरे शाइन परिवार की तरफ से दीपावली और धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर ने अगर चाहा तो अगली दीपावली हम आपके बीच में, आपके साथ में और शाइन परिवार के संचालन करते हुए करेंगे। और यही आप लोगों से मैं दुआ करता हूं, ईश्वर से यही आशा करता हूं और यही मेरे प्रयास हैं। फिलहाल आने वाली 23 तारीख, जो कि आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख हो सकती है और ये उम्मीद की जा सकती है कि 23 तारीख को हमारे वो सारे सारे कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स ने अपने किसी भी लिखा पढ़ी में, किसी भी ऐसी कार्रवाई में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जिसे मैनिपुलेशन हो, यानी हर वो कस्टमर जो कभी लीगल में नहीं गया है, वो पूरी तरीके से लाइबिलिटी उतारने के क्रम में उसे बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन जो कस्टमर्स लीगल के क्रम में गया हुआ है, उस कस्टमर के सामने थोड़ा सा चैलेंज इस बात को लेकर के आएगा कि अगर उसने अपने लिखा पढ़ी में, यानी अपने एप्लीकेशन में, अपनी एफआईआरों में वही चीज़ें वर्णित करी है जो चीज़ें वास्तविकता है, तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कहीं कोई मैनिपुलेशन है, किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ें आप लोगों की तरफ से कारित की गई हैं जो नहीं करना चाहिए, तो समय है, समय रहते उस त्रुटि का सुधार कर लिया जाए। किसी दलाल के बहकावे में ना आए, किसी दलाल के द्वारा दिए गए प्रलोभन में ना आए और किसी दलाल की कुत्ते जैसे भौंकने की प्रवृत्ति से बिल्कुल भी ना डरें और ना परेशान हों, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। अगर रास्ता बचा होता तो न्यायालय की बात की जाती, रास्ता बचा होता तो न्यायालय में आ करके इस बात को साबित करने की बात की जाती। फिलहाल आपके सामने कुछ साक्ष्य, कुछ डॉक्यूमेंट्स इसलिए डाले जा रहे हैं कि मेरी वॉइस नोट के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स संबंधित उन अधिकारियों तक भी पहुंचते हैं जिनका इंटरेस्ट अब इस शाइन प्रकरण में पूरी तरह से हो चुका है, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते हैं कि एक बार शाइन को रास्ता मिलने के बाद यह प्रकरण बहुत तेजी से भारत देश के अंदर कानून व्यवस्थाओं पर और वहां की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएगा, बिल्कुल सवाल उठेगा। क्योंकि अगर आज हमारी बात को कोई सुन करके भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, उसको हल्के में ले रहा है, तो ये जान ले जिस दिन कानून व्यवस्थाओं के द्वारा हम लोगों को रास्ता मिलेगा, उस दिन के बाद तो ये चीज़ें पेपर में सामने आएंगी कि अगर इन इन मुकदमों में जो लोग नामित किए गए, उन लोगों को अगर कंपनी के बगैर परमिशन जमानतें दे दी गई और इन्होंने बीच में आकर कंपनी के कार्यविधि को नुकसान पहुंचाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पूरे पेपर में आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, कोमल नाम का। ये कोमल जो कि हमारी कंपनी का एक ड्राइवर, एक गार्ड था और जिसकी स्थिति मात्र 10-12-15 हज़ार रुपए हर महीने कमाने की थी, जो कंपनी में ड्राइवरी किया करता था और ड्राइवर होने के साथ साथ इसकी जो पहुंच थी वो कंपनी के दस्तावेज, कंपनी के किसान, लैंड मैनेजर तक बहुत आसानी से थी, क्योंकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आसिफ नसीम का ये ड्राइवर था और व्यक्तिगत गार्ड भी था। तो इसकी जो पहुंच थी वो कंपनी के उन सभी दस्तावेजों तक थी, उन सभी जगहों तक थी जहां पर आसिफ नसीम के कार्य होते थे। कोमल धाराओं के अंतर्गत बुक किया जाता है और जेल जाता है और उसके बाद अपराधी मानसिकता का, अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति, जिसकी उस समय की जो स्थिति थी जब ये गिरफ्तार हुआ, तो उससे पहले की स्थिति कि इसने अपने आप को एक सुधार के रास्ते पर डाल लिया था। इसका जो पुराना आपराधिक प्रवृत्ति था वो लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जेल जाने के बाद इन सब के महागुरु श्री 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 1008 धोखेबाज, हरामखोर, मक्कार, दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, जिसको पहले ये कभी गालियां दिया करता था, उसके शरण में आकर के इन्होंने अपनी जमानतें कराई और जमानतें भी हुई हैं इन लोगों की 409 और 420 के धाराओं के अंतर्गत। यानी जिन धाराओं के अंतर्गत इन्हें बुक किया गया था उस समय पर वो 409, 420, 120 भी थी। इसके बाद इन लोगों को फर्जी दस्तावेज लगाकर जमानतें कराई गई। आपके सामने एक एक करके स्टोरी आ भी रही है। महान अधिवक्ता श्री हरामखोर 1008 सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ये जा करके फर्जी पेपर लगा करके इन सब लोगों को अपने साथ क्यों मिलाता है? आप जरा इस बात पर ध्यान दें। ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों मिलाया? मृदुल त्रिपाठी को अपने साथ क्यों मिलाया इसने? क्योंकि मृदुल त्रिपाठी के पास कंपनी के लेटेस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे
जो कंपनी इस्तेमाल करके आने वाले वक्त में लायबिलिटी उतारने का और अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करके एफआईआर खत्म करने का प्रयास कर रही थी। संदीप पांडे क्यों मिला इसमें? क्योंकि संदीप पांडे के पास कंपनी के तकरीबन हर साइटों की इंफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी साइट वैदिक विहार, जो कि टुकड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी साइट हो जाती है, वैदिक विहार मेन, ब्रह्मदासपुर और वैदिक विहार का एक अंश जो कि वैदिक विहार शुरू होने से पहले आता है। ऐसे कोमल को क्यों मिलाया गया? क्योंकि कोमल के पास जमीन के सारे पेपर थे, किस किसान को कितना एडवांस गया है, कहां पे कितना पैसा पड़ा हुआ, इन सब को मिला करके ये लोग बड़ा खेल कर सके। इस क्रम में इन्होंने कोमल वर्मा की जो बेल है वो बेल कराई। इस बेल के बाद हुआ क्या, जो कहानी सामने आएगी, हुआ यह कि इन लोगों ने कंपनी को क्षति पहुंचाई। कंपनी का मतलब वो स्थान जहां पर कस्टमर का पैसा है और जहां पर कस्टमर के पैसे से खरीदी गई जमीनें हैं। जब कस्टमर का पैसा और कस्टमर की जमीन ऐसे लोगों के पास उन दस्तावेजों में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जहां पर मृदुल त्रिपाठी और कोमल को दी गई थी, अगर मृदुल त्रिपाठी और कोमल को लोग अपने साथ मिला रहे हैं और उसके बाद ये पूरा खेल खेला जा रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए? जी नहीं, कदापि नहीं, इस बेल के खेल के लिए। और आज आप लोगों के सामने जो दस्तावेज गया है, उस दस्तावेज में आप देखें कि इन सारे मुकदमों में जिनमें इनकी बेलें हुई, उसमें धाराएं 467, 468, 471 की बढ़ोतरी भी हो चुकी है। लेकिन कुत्ते की तरह भौंक करके प्रतापगढ़ की साइट, रायबरेली की साइट, तो यहां की साइट, तो वहां की साइट, और इसका नाम उसका नाम उठाने वाला वो हरामखोर दलाल क्यों ये बात को नहीं उठाता है कि संदीप पांडे की जमानत गलत हुई है और मैं अब संदीप पांडे को अंदर करवाऊंगा? यह हरामखोर गोरखपुर के किसी एक एसोसिएट को क्यों लिखता है कि मैं आकर गोरखपुर में तुम्हारी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो कि इसकी औकात नहीं है कर पाने की? और ये लिखता है ऐसे लोगों के बारे में जो अपना काम कर रहे हैं, अपने कामों में लगे हैं, कि मैं तुम्हारी ये कर दूंगा, पुंगी बजा दूंगा, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है ये हरामखोर। इस हरामखोर के अंदर अगर दम है, कानून का कहीं से कोई वो है इसको, तो आ करके इन बातों पर बात करें, इन मुकदमों पर बात करें कि 409, 420 में इन लोगों की बेल हुई थी, अब 467, 468, 471 की बढ़ोतरी हो गई है। अब ये लोग सरेंडर करेंगे, कानून का मान रखेंगे। साथियों, क्षमा करिएगा, बार बार या हर दिन इस हरामखोर का नाम लेना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर ये नाम पहले ले लिया जाता और ये सारे प्रकरण पहले सामने आ गए होते, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब से 1-1.25 साल पहले आपको मिलने वाला रास्ता मिल चुका होता। आप सबकी अनभिज्ञता और उन सभी एसोसिएट्स की जिन्होंने कंपनी को लूटा, उनकी प्रवृत्ति लूट की, और इस हरामखोर वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा किए गए वो सारे कुकर्म, वही वजह है जो आज आपकी लायबिलिटी इतना लंबा यहां तक आई है। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम चुपचाप इन बातों को सह जाएंगे। आप सभी कस्टमर से अनुरोध है, जो लीगल में नहीं गए हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, रास्ता वाकई मिलने वाला है। अब आपको रास्ता मिलने से, आपकी लायबिलिटी उतरने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन इस बीच में अगर इन हरामजादों का अंजाम इनको नहीं पहुंचाया गया, तो यह कमबख्त ऐसे ही बकवास करते हुए हमेशा न्यायपालिका की कार्रवाइयों को स्थगित कराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बीच में ऐसे 2 कार्य हुए हैं जिन 2 कार्यों की वजह से आपकी तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती थी फिर से। पहला कार्य, लखनऊ के अंदर होने वाली सारी की सारी गतिविधियों पर कोई बात ना करके वहां पर लखनऊ कोर्ट में जज महोदय के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की गई कि इनको मैनेज कर दिया गया है। जिन अदालतों में इन हरामखोरों के खिलाफ सबूत पहुंच जाए, जिन अदालतों में इन हरामखोरों के खिलाफ बहस होने लग जाए, उन अदालतों में ये 2 कौड़ी को उठाई गिरे, वहां के बैठे न्यायाधीश महोदय के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आपको मैनेज कर लिया गया है। और यही आरोप इस हरामखोरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाया था। पहले ही दिन जब सुनवाई होनी शुरू हुई थी, जब ये दोनों हरामखोर वहां खड़े हुए थे, तो पहले ही दिन मृदुल त्रिपाठी ने वहां पर यह कहा था जज महोदय से कि आपको मैनेज किया जा रहा है। यह इन कमबख्तों का अपना पेट हथियार है। और लखनऊ कोर्ट के अंदर भी इन्होंने यही बात कही।
जहां साक्ष्य के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए आरोप की सर्टिफाइड कॉपी वहां लगाई गई कि देखिए इनका कर्म ही यही है। और दूसरा, इस बार की तारीख में 9 तारीख को इन हरामखोरों ने अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से तो नहीं प्रस्तुत हुए, लेकिन अपने एजेंटों को भेज करके रिट वापस लेने का चाल चला था इन्होंने। अगर आप लोग इसका ध्यान नहीं देंगे, इन बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, ऐसे लोग खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो ये यही करते रहेंगे और हम यहां से बैठे बैठे लड़ाई लड़ते रहेंगे और आप हमें आरोप देते रहेंगे। साथियों, ये सारे कुकर्म आप लोगों के सामने रखना इसलिए आवश्यक हो गया है कि आप लोग खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि हां, इन कमबख्तों ने क्या कर रखा है। अब पता नहीं किसका खून खोल जाए और उस खोले खून में इन सबको उबाल डाले। बाकी न्यायपालिका, जांच एजेंसियां, मेरे ख्याल से उन तक जब मेरी बात पहुंचती है तो इन बातों को भी समझ करके उनको भी आश्चर्य होता होगा कैसा एक न्यायपालिका के परिसर में एक वकील ने यह कुकर्म किया है। यह तो उसी प्रकार से है कि जैसे एक पुजारी मंदिर के प्रांगण में कोई ऐसा कुकर्म करे जो अक्षम्य हो। अगर न्यायपालिका, न्यायिक परिसर फरियादियों के लिए मंदिर है, न्यायाधीश महोदय अगर फरियादियों के लिए भगवान हैं और उनके दिए गए फैसले सरमाथों पे होते हैं, चाहे उसके अंदर उम्र कैद और सजाए मौत जैसी सजा क्यों ना हो, आदमी उसे माथे लगा लेता है और भारत देश के कानून का सम्मान करते हुए खुशी खुशी इन सजाओं को भी कबूल लेता है, क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्थाओं ने यह सजा उसे दी है। वो जगह किसी मंदिर से कम नहीं और वहां बैठे हुए न्यायाधीश महोदय किसी भगवान से कम नहीं। उस प्रांगण में ये 2 कौड़ी की उठाई गिरोह ने जो अपराध किया है, क्या वो जघन अपराध नहीं है? क्या भारत देश के कानून व्यवस्था की चेतना जागृत नहीं हो सकती है इस बात को लेकर के कि इतना बड़ा कुकर्म किया जा रहा है? क्या भारत देश के हमारे वो कस्टमर और नागरिक, उन्हें सिर्फ अपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख अपनी लायबिलिटी से खाली मतलब रह गया है? इतने साल की लड़ाइयों में कंपनी ने करोड़ों रुपए फूंक डाले सिर्फ इंसाफ के लिए। आप में से बहुतों का सवाल आता है कि हमारा पैसा हमें दे दिए, खत्म करिए बात को। आप इतना बोलते हैं, फेसबुक पे बोलते हैं, व्हाट्सएप पे इतना बोलते हैं, लायबिलिटी उतारिए, आप कहां उस श्रीवास्तव पीछे पड़े? भाई साहब, हजारों करोड़ का मामला है और हजारों करोड़ में कई सौ करोड़ रुपए इन हरामखोरों ने लूट रखा है, दबा रखा है। आपके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आपके लिए बहुत बड़े नहीं होंगे, हमारे लिए भी हो सकता है बहुत बड़े ना हो, लेकिन अगर वो करके मामला खत्म कर दिया गया तो कई हजार करोड़ रुपए का मामला हिंदुस्तान के अंदर दब जाएगा और ये हरामखोर उसमें से कई 100 करोड़ रुपए डकार करके सांस भी नहीं लेंगे। ये कमबख्त लूट डालें आपको, इसलिए मैं इस लड़ाई को चाहे जैसे भी लड़ना पड़े, लड़ते हुए, आपकी लायबिलिटी उतारते हुए लड़ूंगा, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं। आज दिन में 2 से 3, 4 और ऐसे मैसेजेस आपको जाएंगे जिसमें लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक का स्कैंडल, हर एक चीज आपके सामने आएगा और मैं इन लोगों की नींद और जीना हराम कर दूंगा अगली 23 तारीख तक। पेपर पर बात करके, फर्जी बकवास फेसबुक पर आकर चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अब हम लोग की सेहत पर, हम लोग की सेहत पर, और ना पड़ना चाहिए आपकी सेहत पर, कि उन हरामखोरों के पास सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं रह गया। जिस मामले में फंसते जा रहे हैं ये आप में से किसी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये अपराधी बन चुके हैं, जल्दी अदालत से अपराधी घोषित भी हो जाएंगे ये। और आपसे वादा करते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे वादा भी किया इस बात का कि आगामी माह 2 माह का मेहमान है ये हरामखोर दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव। पुलिसिया कार्रवाई इसके ऊपर बहुत जल्दी होने वाली है।